आज हम लोग सॉल्यूशन का सेकेंड वीडियो देखेंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में और सॉल्युबिलिटी के बारे में। फेज ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के फेज कहने का मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस के बेसिस पे सॉल्यूशन को 9 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ऑन दी बेसिस ऑफ फेज ऑफ solute and solvent, there are 9 types of solution। 9 types of solution है जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे फेज ऑफ solute, फेज ऑफ solvent, फेज ऑफ सॉल्यूशन और इसका एग्जाम्पल। तो ध्यान ये रखना है कि फेज ऑफ सॉल्यूशन हमेशा वही उसी फेज में सॉल्यूशन लाया करेगा जो फेज ऑफ सॉल्वेंट होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं फेज ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज depends on phase of solvent। हमेशा जो फेज ऑफ सॉल्यूशन होता है वो किस पे डिपेंड करता है? फेज ऑफ सॉल्वेंट पे। अगर फेज ऑफ सॉल्यूशन, अगर फेज ऑफ सॉल्वेंट हम लोग गैस ले और फेज ऑफ सॉल्यूट भी गैस ले, कम अमाउंट में भी गैस, ज्यादा अमाउंट में भी गैस, तो फेज ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा? गैस। क्यों? क्योंकि फेज ऑफ सॉल्वेंट जो है वो गैस है। इसका जो एग्जांपल होगा वो एयर। दैट मींस हम लोग बोल सकते हैं एयर में क्या क्या मिक्स होता है? O2 प्लस N2 और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैस, जो कि इसका एग्जांपल होगा। अगर फेज ऑफ सॉल्वेंट गैस ही ले और फेज ऑफ सॉल्यूट लिक्विड ले, ज्यादा अमाउंट में गैस, कम अमाउंट में लिक्विड, तो फेज ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो गैस ही होगा। अब इसका एग्जांपल क्या होगा? हवा में नमी जो रहता है वही इसका एग्जांपल होगा। दैट मींस बोल सकते हैं ह्यूमिडिटी इन एयर। अगर ज्यादा अमाउंट में गैस लेंगे और कम अमाउंट में सॉलिड लेंगे तो गैस में क्या डाल रहे हैं? सॉलिड डाल रहे हैं। तो इसका जैसे समुद्री क्षेत्र में जाएंगे तो देखेंगे क्या कि वेपर, आयोडीन का वेपर हवा में रहता है। दैट मींस हम लोग बोल सकते हैं I2 वेपर इन एयर। अगर ज्यादा अमाउंट में लिक्विड लेंगे और कम अमाउंट में सॉलिड लेंगे या गैस ले लेते हैं, ज्यादा अमाउंट में लिक्विड और कम अमाउंट में गैस, तो फेज ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा? लिक्विड। क्यों? क्योंकि फेज ऑफ सॉल्यूशन जो होता है हमेशा डिपेंड करता है किस पे? फेज ऑफ सॉल्वेंट पे। अब इसका एग्जांपल देखना है। ज्यादा अमाउंट में लिक्विड है, कम अमाउंट में गैस है, तो ये हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, जो बुलबुला वगैरह होता है वही इसका एग्जांपल होता है। अगर ज्यादा अमाउंट में लिक्विड है, कम अमाउंट में लिक्विड है, तो फेज ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो भी क्या होगा? लिक्विड। बहुत लोग इसको यूज करते हैं, जिसका एग्जांपल होगा इथेनॉल इन वाटर या मिथेनॉल इन वाटर भी बोल सकते हैं। इन वाटर अगर ज्यादा अमाउंट में लिक्विड ले और कम अमाउंट में सॉलिड, तो फेज ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो लिक्विड होगा। और ये हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। इसका एग्जांपल होगा शुगर इन वाटर, या लिख सकते हैं और भी ग्लूकोज इन वाटर, कुछ भी ढंग का लिख सकते हैं, ये आप लोगों को पता है। अब अगला जो है, अगर फेज ऑफ सॉल्वेंट चेंज करके सॉलिड कर दे, फेज ऑफ सॉल्यूट जो है वो गैस ही ले, तो इसका जो फेज ऑफ सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? सॉलिड। अब इसका क्या एग्जांपल होगा?
ज्यादा अमाउंट में सॉलिड है, कम अमाउंट में गैस है। दो अब जो बताएंगे वो दोनों याद रखना है, और लास्ट वाला सबको फिर से पता होगा एग्जांपल। तो ज्यादा अमाउंट में सॉलिड, कम अमाउंट में गैस, तो इसका एग्जांपल होता है H2 on PD, पैलेडिनम। ये हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिटेल्स में पढ़ेंगे। अगर ज्यादा अमाउंट में सॉलिड हो और कम अमाउंट में लिक्विड हो, तो हम लोग को पता है कि एक ही ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और वो मेटल है Hg, मरकरी। तो उसका जो एमलगम फॉर्म करेगा वो सॉलिड होगा, और वो सॉलिड इन लिक्विड का एग्जाम्पल होगा। एमलगम ऑफ Hg विथ सोडियम। और जो लास्ट है वो ज्यादा अमाउंट में सॉलिड, कम अमाउंट में सॉलिड, फेज ऑफ सॉल्यूशन जो है वो सॉलिड, और मेटल एलॉय जो हम लोग कान में, नाक में यूज करते हैं गोल्ड वगैरह, उसमें 22 कैरेट गोल्ड होता है, 2 कैरेट अदर मेटल यूज होता है और फॉर्म करता है एलॉय। तो इसका एग्जांपल जो होगा वो होगा मेटल एलॉय। और भी लिख सकते हैं जैसे ब्रास हो गया, जर्मन सिल्वर हो गया। ये था किसके बेसिस पे? फेज ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बेसिस पे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के बारे में आप लोगों को पहले भी क्लास 9th में पढ़ चुके होंगे, लेकिन उसको यहाँ पे हम लोग को डिटेल्स में पढ़ना है कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है। तो देखिए, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में इससे हमेशा क्वेश्चन पूछता है। एक लॉ है हेनरी लॉ, जो कि हेनरी लॉ और उसका एग्जाम, उसका एप्लीकेशन हमेशा पूछा जाता है। सॉल्युबिलिटी होता क्या है? देखिए, हम लोग वाटर लिए हैं एक कंटेनर में, उस कंटेनर में शुगर मिला रहे हैं, और शुगर जब मिलता है तो जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शुगर उस वाटर में कांस्टेंट टेम्परेचर पे, टेम्परेचर और प्रेशर चेंज नहीं करेंगे। टेम्परेचर और प्रेशर चेंज किए बिना जो जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शुगर डिजॉल्व हो सके इस वाटर में, उसी को सॉल्युबिलिटी कहते हैं। The maximum amount of substance जो कि मेनली सॉल्यूट होगा, dissolved in unit volume, dissolved in unit volume मतलब एक फिक्स वॉल्यूम में, dissolved in unit volume of क्या? The maximum amount of solute dissolved in unit volume of solvent to form saturated solution। ये वर्ड सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है वो हम लोग आगे देखेंगे। To form saturated solution at constant temperature and pressure known as solubility। क्या हुआ डिफिनेशन? The maximum amount of substance, substance में मेनली क्या लेंगे? solute dissolves in unit volume of solvent to form saturated solution at constant temperature and pressure known as solubility। सॉल्युबिलिटी किसको कहते हैं? जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व हो सके यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में, फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, सॉरी फिक्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, उसी को कहते हैं सॉल्युबिलिटी। एक नया वर्ड यहां पे आया है
टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये वर्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। तो सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे 3 टाइप का सॉल्यूशन होता है। ऑन दी बेसिस ऑफ solubility there are 3 types of 3 टाइप का सॉल्यूशन होता है। क्या क्या होता है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये हम आप लोग क्लास 9 में पढ़ चुके होंगे। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको कहते हैं? जिसमें जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट घुलना चाहिए उससे कम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट घुला हुआ है। दैट मींस उस टेम्परेचर पे और ज्यादा सॉल्यूट घुल सकता है। मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन डिजॉल्व एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर उस टेम्परेचर प्रेशर पे भी और ज्यादा सॉल्यूट घुल सके वैसे सॉल्यूशन को कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको कहते हैं? जिसमें और ज्यादा नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व, और ज्यादा सॉल्यूट नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन डिजॉल्व, और ज्यादा सॉल्यूट घुल नहीं सकता है। लेकिन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको कहेंगे? जिसमें टेम्परेचर, जैसे चाशनी बनता है, जो सिरप बनता है वो कैसे बनता है? टेम्परेचर बढ़ा बढ़ा के पानी में और ज्यादा चीनी घोलते हैं, तो वो हुआ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब जितना उसका कैपेसिटी है उससे ज्यादा सॉल्यूट घुला हुआ है। मोर सॉल्यूट can dissolve from their normal कैपेसिटी। उसका जो नॉर्मल कैपेसिटी है उससे ज्यादा सॉल्यूट क्या हो, अगर डिजॉल्व हो तो उसको कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब देखिए ये जो सॉल्युबिलिटी है वो 3 चीज पे डिपेंड करता है। किस पे? देखिए सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स अपॉन 3 थिंग्स। किस पे वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है वो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है। दूसरा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और तीसरा प्रेशर पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पे कैसे डिपेंड करता है। एक केमिस्ट्री का फेमस वर्ड है लाइक डिजॉल्व्स लाइक। कहने का मतलब क्या हुआ? जो जैसा रहता है वो वैसा में घुलता है। अगर पोलर कंपाउंड है तो वो पोलर के साथ घुलेगा, अगर नन पोलर कंपाउंड है तो वो नन पोलर के साथ घुलेगा। कहने का क्या मतलब है? पोलर किसको कहते हैं? जैसे HCl है, HCl में आप लोग को पता होगा कि ये कैसे टूटता है, तो H+Cl-। ये इस H पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है और Cl पे पार्शियल निगेटिव चार्ज आता है। अगर यहाँ पे H2O है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो यहाँ पे भी इस हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, ऑक्सीजन पे पार्शियल निगेटिव चार्ज आता है। तो ये जो निगेटिव और पॉजिटिव है एक दूसरे से मिलके बॉन्ड बना के घुलता है। दैट मींस इसमें भी पार्शियल पॉजिटिव और निगेटिव डेवलप होगा, इस पे भी होगा, ये एक दूसरे के साथ घुल रहा है। उसी ढंग से जैसे नन पोलर के साथ घुलता है, जैसे बेंजीन
क्लोरोफॉर्म के साथ घुलता है। दोनों कैसा होता है? नॉन पोलर। इसको हम लोग आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। ऐसे अभी बस जान लीजिए कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक मतलब पोलर पोलर में घुलता है, नॉन पोलर में घुलता है। तो सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पे, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पे। दूसरा है टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी जो होता है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। दो टाइप का होता है प्रोसेस, एक एक्सोथर्मिक, दूसरा इंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक किसको कहते हैं? जिसमें हीट इवॉल्व होता है, निकलता है। और इंडोथर्मिक किसको कहते हैं? जो हीट को एब्जॉर्ब करे। इंडोथर्मिक उसको कहते हैं जो हीट एब्जॉर्ब करे और जिससे हीट निकले, उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक के केस में क्या होता है? जैसे जिससे हीट निकल रहा है उसमें और ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो वो सॉल्युबिलिटी को क्या करता है? डिक्रीज करता है। लेकिन जो इंडोथर्मिक है, जो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, उसमें जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इसमें टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी घटेगा। किसके केस में? एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में। लेकिन इंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में जो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है उसके केस में जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी उतना ज्यादा बढ़ेगा। ये ली चैटलियर प्रिंसिपल क्लास 11th में है, वहीं से ये चीज पता चलता है। इसे नॉर्मली आप लोग सोच के भी ये चीज को देख सकते हैं कि एक्सोथर्मिक के केस में टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी घटेगा, इंडोथर्मिक के केस में टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। अब तीसरा जो आता है वो है प्रेशर। तो प्रेशर के केस में सॉलिड और लिक्विड का शेप जो होता है वो फिक्स होता है, वो कंप्रेसिबल नहीं होता है। तो उसी कारण से सॉलिड और लिक्विड जो है वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है। प्रेशर इंडिपेंडेंट, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है। लेकिन गैस जो है वो प्रेशर पे डिपेंड करता है। ये नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है कि गैस का जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसका सॉल्युबिलिटी क्या होगा? बढ़ेगा। और इसी चीज को एक्सप्लेन किए हेनरी साहब ने, जिससे आया हेनरी लॉ। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू, सब चीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। दैट मीन्स इन पॉइंट ऑफ कंपटीशन के पॉइंट ऑफ बेसिस पे देखे फिर भी, या बोर्ड लेवल के बेसिस पे देखे फिर भी, हेनरी लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस चीज को जो एक्सप्लेन किए वो हेनरी साहब एक्सप्लेन किए, जो कि हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो नया जो टॉपिक दीजिएगा वो लिखिए हेनरी लॉ। देखिए हेनरी लॉ में क्या होता है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट को उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से समझाया है। उन्होंने ये कहा ना कि जो सॉल्युबिलिटी होता है ऑफ किसका सॉल्युबिलिटी? गैस का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ऑन सरफेस ऑफ लिक्विड। इसको डिटेल्स में हम लोग समझते हैं। उन्होंने ये कहा कि जो सॉल्युबिलिटी होता है किसका? गैस का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ऑन सरफेस ऑफ लिक्विड। अगर ये पहले से वाटर है, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस आया या कोई भी गैस आया, यहां पे हो सकता है और भी गैस हो, लेकिन हम लोग को उससे नहीं मतलब है। पार्शियल इसलिए कहा गया कि वो इंडिविजुअल गैस के बारे में बोल रहे हैं। जैसे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, तो इन्होंने
क्या बोला कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? उस गैस के पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि सॉल्युबिलिटी जो है गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस इंडिविजुअल गैस के पार्शियल प्रेशर के। दैट मींस अगर उस गैस का प्रेशर बढ़ाया जाए तो उसका सॉल्युबिलिटी क्या होगा? बढ़ेगा। तो दैट मींस हम लोग बोल सकते हैं, इस लॉ को एक्सप्लेन करते हैं। अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, किसमें? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस कहां पे? लिक्विड में, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल pressure of gas on surface of liquid। फिर से समझिए, the solubility of gas in a liquid is directly proportional to partial pressure of gas ऑन सरफेस ऑफ लिक्विड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दैट मींस अब बताइए सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस का बात करें तो अभी जस्ट हम लोग सॉल्युबिलिटी का डिफिनीशन पढ़े थे। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के। किसके प्रोपोर्शनल है? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के। कौन सा गैस? जो कि ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, जो कि लिक्विड के सरफेस पे है। एम क्या है? एम जो है वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस in unit volume of solvent का। क्या है? M क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है, किसमें? यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में। तो जब भी यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे M इक्वल टू के पी। ये क्या है? गैस ऑन दी सरफेस ऑफ लिक्विड, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ऑन दी सरफेस ऑफ लिक्विड। हम यहाँ पे बस गैस लिख देते हैं। अब देखिए ये के क्या है? तो के को हेनरी कांस्टेंट नहीं कहते हैं। के जो है वो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। हेनरी कांस्टेंट क्या होगा वो आगे बताएंगे। अब बताइए, जहां पे हम लोग मास का बात करते हैं वहां पे मोल का बात कर सकते हैं, और जब मोल का बात करते हैं तो वहीं पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? मोल फ्रैक्शन लिख सकते हैं। दैट मींस इसी को हम लोग कह सकते हैं एक्स। मोल फ्रैक्शन को किससे डिनोट करते हैं? एक्स से। और ये मोल फ्रैक्शन क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, जो कि किसके डायरेक्ट इक्वल है? के डॉट पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। तो बताइए इसी को लिख सकते हैं x बाय के इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। अब देखिए इसी को बोलते हैं x गैस, जो 1 बाय के आया इसी को हम लोग बोलते हैं KH इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। अब बताइए ये जो KH है ना, KH ये क्या है? 1 बाय के, जिसको हम लोग बोलते क्या है? हेनरी कांस्टेंट। अब बताइए x क्या है? हम लोग को पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ
गैस। क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। और P क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। देखिए ये फॉर्मूला कोई बताता नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में इस पे बहुत सारा न्यूमेरिकल हम लोगों को है, लगभग 2 न्यूमेरिकल है। m इक्वल टू के डॉट पी गैस, इसको भी ध्यान रखना है और इसको भी ध्यान रखना है। लेकिन ये जो लॉ है हेनरी लॉ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेनरी लॉ को अच्छे से याद कर लीजिए। क्या हेनरी लॉ कहता है? द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड is directly proportional to partial pressure of gas on surface of liquid। और जिसका फॉर्मूला क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस KH इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। इसी को आसानी से इस ढंग से भी लिख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बस इसको इस ढंग से। अब देखिए आगे हम लोग हेनरी लॉ में कुछ डिटेल्स में KH के बारे में पढ़ते हैं। KH क्या है? हेनरी कांस्टेंट है। KH 3 चीज पे डिपेंड करता है। किस पे? तो वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं KH। तो KH को बोलते हैं हम लोग हेनरी कांस्टेंट। KH डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर। किस पे डिपेंड करता है? हेनरी लॉ कांस्टेंट नेचर ऑफ सॉल्यूट पे, सॉल्वेंट पे और टेम्परेचर पे। जैसे कुछ एग्जांपल जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसके बेसिस पे समझाते हैं कैसे ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। तो जैसे गैस दिया हुआ है हीलियम, यहां पे लिख लेते हैं गैस। गैस कौन सा है? हीलियम। और यहां पे वैल्यू ऑफ KH लिखते हैं जो कि किलो बाई में दिया हुआ है। तो हीलियम का एट 293 केल्विन, 293 केल्विन पे देखा यह गया है कि हीलियम का जो ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, जो KH का वैल्यू होता है वो 145 होता है किलो बार। और हाइड्रोजन का जो वैल्यू होता है KH का वो 75 किलो बार होता है। ऑक्सीजन का जो KH का वैल्यू होता है वो 35 किलो बार होता है। अब देखिए गैस बदल रहे हैं, टेम्परेचर फिक्स है, तो KH का वैल्यू क्या है? बदल रहा है। अब हम लोग पढ़ चुके हैं, यहां पे एक और लिख देते हैं सॉल्युबिलिटी। देखिए क्या पढ़ चुके हैं? पार्शियल प्रेशर जो होता है वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिससे हम लोग लिखे थे P इक्वल टू KHX। अब देखिए तो ये बोल सकते हैं P बाई KH इक्वल टू X। दैट मीन्स मोल फ्रैक्शन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। किसका? KH का। तो मोल फ्रैक्शन क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है KH का। तो हम लोग इससे ये बोल सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन कहने का मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। किसका? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस का। और ये जो सॉल्युबिलिटी है ना, वो ये जो KH का वैल्यू है, कब? जब इस सब को कहां पे घोल रहे हैं? वाटर में। सॉल्वेंट क्या ले रहे हैं? वाटर। तो अब बताइए ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सॉल्युबिलिटी KH के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो दैट मींस जिसका KH का वैल्यू जितना ज्यादा होगा
KH का वैल्यू ज्यादा होगा तो उसका सॉल्युबिलिटी क्या होगा, कम होगा। KH का वैल्यू ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, कम होगा। तो इसका हीलियम का KH का वैल्यू क्या है, ज्यादा है, तो इसका सॉल्युबिलिटी क्या होगा, कम होगा। तो ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है। लेकिन H2 का अगर बात किया जाए तो ये सॉल्युबल होता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन का बात किया जाए, क्योंकि इसका KH का वैल्यू बहुत ही कम है, तो हाईली सॉल्युबल होता है। अब देखिए टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है वो हम लोग देखते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि टेम्परेचर जब बढ़ता है तो KH का वैल्यू भी बढ़ता है, मतलब सॉल्युबिलिटी जो है वो घटता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी जो होगा वो क्या होगा, घटेगा। टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, घटेगा। इसीलिए अब देखिए एक्वेटिक एनिमल वगैरह जो रहते हैं, जो समुद्र वगैरह में, उनके बारे में सुने होंगे कि वो कोल्ड लो टेम्परेचर पे ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। क्यों लो टेम्परेचर पे ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है गर्मी के दिन में तो उसका सॉल्युबिलिटी जो होता है वो कमने लगेगा। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका सॉल्युबिलिटी कमने लगेगा। ऑक्सीजन जो डिजॉल्व होता है वाटर में वो क्या होता है, कमने लगता है। इसीलिए बोला जाता है क्या, एक्वेटिक एनिमल आर मोर कंफर्टेबल एट लो टेम्परेचर ड्यू टू हाई solubility of ऑक्सीजन इन वाटर। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहीं कहीं पूछ देता है। तो ये हम लोग देखें कि सॉल्युबिलिटी पे कैसे डिपेंड करता है टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी कैसे डिपेंड करता है टेम्परेचर पे और नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे। अब आगे देखिए हम लोग थोड़ा सा एप्लीकेशन देखते हैं किसका, हेनरी लॉ का। एप्लीकेशन भी बहुत ज्यादा हेनरी लॉ का पूछा जाता है और फिर इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन हेनरी लॉ का। एप्लीकेशन कहने का मतलब यूज। तो सबसे पहले जो नॉर्मल डे लाइफ में हम लोग यूज करते हैं सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह, तो उसमें क्या होता है कि जैसे हम उसका ढक्कन खोलते हैं तो एक आवाज निकलता है फीस टाइप का। वो जो आवाज निकलता है उसमें क्या होता है कि एक्चुअल में कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो हाई प्रेशर पे उसमें डाला हुआ रहता है, जिस कारण से जीभ पे जाने के बाद उसका एक अलग सा टेस्ट आता है। तो वो इसका एक एग्जांपल हुआ। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं एट हाई प्रेशर सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल आर फील्ड। क्यों फील किया जाता है, टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक। 3 एप्लीकेशन इसका याद रखिएगा, ये पहला हुआ। दूसरा क्या होता है कि जो हाई एटीट्यूड पे जो माउंटेनर्स वगैरह रहते हैं जो चढ़ते हैं, उसमें क्या होता है कि हाई एटीट्यूड पे जाने के बाद जैसे ही
हाइट पे जाएंगे तो उसका प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, कमेगा। जैसे ही प्रेशर कमता है तो ऑक्सीजन का जो सैचुरेशन होता है ब्लड में वो कमने लगता है, और उस कारण से मेंटल इलनेस वगैरह आता है, जिसको हम लोग एक बीमारी होता है एनक्सिया वही कहते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं एट हाई एटीट्यूड with increase in height, pressure decreases. So the solubility of oxygen in blood decreases, which cause mental illness. जिसको हम लोग कहते हैं सिया। अब तीसरा जो है वो भी कुछ इसी ढंग का है, जो डीप सी डाइवर्स वगैरह होता है, स्कूबा डाइवर जिसको कहते हैं, गोताखोर, वो अंदर जाता है तो अंदर जैसे ही जाएगा इन डीप सी डाइविंग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसके केस में क्या होता है वो देखिए, ऑन गोइंग deep sea, the pressure of gas increases. pressure of gas क्या होता है, इंक्रीज करता है। उस कारण से क्यों क्या होता है, ड्यू टू the saturation of oxygen and nitrogen in blood increases। जिस कारण से प्रेशर जैसे ही बढ़ेगा नीचे जाएंगे तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है ब्लड में वो क्या होगा, बढ़ने लगेगा। जैसे ही ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ब्लड में बढ़ेगा, एक नया टाइप का बीमारी होता है जिसको बोला जाता है ब्लड इंक्रीजेज एंड काउज नर्वस इलनेस, जिसको हम लोग कहते हैं नोन एज बेंड्स, जिसको क्या कहा जाता है, बेंड्स। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो नर्वस इलनेस होता है, इससे बचने के लिए लोग क्या ले जाते हैं, एक सिलेंडर ले जाते हैं जिसमें हीलियम जो होता है वो डाइल्यूट किया हुआ रहता है। ये था इसका एप्लीकेशन। कुछ लिमिटेशन भी हेनरी लॉ का होता है, वो लिमिटेशन क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। लिमिटेशन मतलब कहां पे हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है वो देखिए। हेनरी लॉ 3-4 जगह पे मेनली एप्लीकेबल नहीं होता है। लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ, देखिए सबसे पहला लिमिटेशन, टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर शुड नॉट टू हाई, बहुत ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए। प्रेशर शुड नॉट टू लो, प्रेशर बहुत ज्यादा लो नहीं होना चाहिए। जो सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है वो मतलब जो सॉल्यूट यूज कर रहे हैं वो आयनिक नहीं होना चाहिए। जो मतलब कंपाउंड यूज कर रहे हैं हम लोग वो आयनिक नेचर में नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। देयर शुड नो केमिकल रिएक्शन बिटवीन solute and
सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं हम लोग एक ग्राफ हेनरी लॉ का। तो हेनरी लॉ का क्या बोला गया है, किसके किसके बीच में, तो पार्शियल प्रेशर और क्या, मोल फ्रैक्शन। अब देखिए यही होता है ना, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो ध्यान दीजिए, जब भी कोई भी चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस केस में होता है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। तो इसमें हम लोगों को पता है y इक्वल टू mx प्लस c होता है, और m जो होता है वही क्या होता है, स्लोप। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे तो इस ढंग से बोला जा सकता है p इक्वल टू kh डॉट x, और यही क्या होगा हम लोगों का स्लोप। तो यही बोला जाएगा kh, और ये kh क्या है, स्लोप। अब हम लोग हेनरी लॉ पे जो एनसीईआरटी के इंडेक्स में न्यूमेरिकल दिया हुआ है उस न्यूमेरिकल को देखेंगे किस ढंग से सॉल्व होता है। हम लोग इंडेक्स का क्वेश्चन नंबर 2.6 देख रहे हैं। इस क्वेश्चन में बोला ये जा रहा है कि एक H2S है जो कि टॉक्सिक गैस है, उसका सड़ा हुआ अंडा के तरह स्मेल है, जो कि एक एनालिसिस में यूज किया जा रहा है। अब आगे क्या बोल रहा है कि उसका जो इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S का सॉल्युबिलिटी किसमें, वाटर में, कहां पे, STP पे हो रहा है, तो इतना मोलेलिटी है 0.195 मोलेलिटी। किसका, ये मोलेलिटी जो दिया हुआ है वो H2S का, स्मॉल m मींस मोलेलिटी। अब हम लोग से पूछ क्या रहा है, KH। तो अब देखिए KH हम लोगों से क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्वेश्चन में गिवन क्या है, तो क्वेश्चन में गिवन है इतना मोलेलिटी ऑफ H2S। इसका मतलब ये हुआ 0.195 मोल ऑफ H2S इज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम। 1000 ग्राम क्या है, सॉल्वेंट, वाटर में। किसमें, वाटर में। इसमें दैट मींस हम लोग मोल को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। H2S का दे दिया कितना मोल, 0.195 मोल। और क्या दिया हुआ है, वेट ऑफ वाटर दैट मींस वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना, 1000 ग्राम। कहां से है, डिफिनीशन के थ्रू हम लोग को पता है। और इसका मॉलिक्यूलर वेट H2O का हम लोग को पता है 18 ग्राम पर मोल होता है। कैसे, हाइड्रोजन का एक एटम, ऑक्सीजन का जब एक एटम लेंगे तो 8 16। अब H2O में हाइड्रोजन का 2 एटम है तो 2 into 1 प्लस ऑक्सीजन का एक एटम है तो 16 into 1, यही आता है इक्वल टू 18 ग्राम पर मोल। अब बताइए हम लोग अगर मोल्स ऑफ H2O निकालेंगे तो वो क्या आएगा, गिवन मोल का फॉर्मूला है गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास है 1000 ग्राम और मॉलिक्यूलर मास क्या है 18 ग्राम पर मोल, तो यही आएगा 55.55 ग्राम पर मोल। अब बताइए हम लोग को KH निकालने के लिए क्या जरूरत होगा, तो पता है P इक्वल टू P ऑफ H2S इक्वल टू KH मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा ना, हेनरी लॉ वाला। तो अब हम लोगों को पहले सबसे पहले मोल फ्रैक्शन निकालते हैं कितना होता है। तो मोल फ्रैक्शन जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट दैट मींस इसका निकाला टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन दैट मींस अपना मोल बटा टोटल मोल। अब बताइए अपना मोल दैट मींस कहने का मतलब ये हुआ मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S जो होगा वो क्या होगा, अपना मोल इसका है 0.195 बाय 0.195 मोल प्लस 55.55। अब यही जब वैल्यू को हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.195 बाय 55.745। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.745
0.0035। ये क्या है? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? यूनिट लेस। मोल और मोल घट के यूनिट लेस। अब हम लोग उस फॉर्मूला के थ्रू आएंगे तो हम लोगों को पार्शियल प्रेशर, जैसे ही एसटीपी दे दिया है तो एग्जाम में एसटीपी अगर दे दे तो पार्शियल प्रेशर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि एसटीपी का मतलब ही यही होता है कि कोई भी गैस का स्टैंडर्ड प्रेशर जो होता है वो होता है 0.987 बार। 0.987 बार, ये याद रखना होगा। ये 11th का एक टर्म है, 0.987 बार। जो 11th का यूज होगा वो हम बताते जाएंगे, आप लोग याद रखते जाइएगा। 0.987 बार। दैट मीन्स हम लोग इसके हेल्प से निकाल सकते हैं PH2S इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। तो P का वैल्यू कितना आएगा? देखिए 0.987 बार। इसको इस साइड करेंगे तो डिवाइड होगा, जिसका वैल्यू क्या है? 0.0035, वो यूनिटलेस होता है, इक्वल टू KH। किसी को सॉल्व करेंगे तो KH का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 282 बार। आपको मन में लग रहा होगा कि ये तो प्रेशर का यूनिट होता है, ये KH का कैसे यूनिट है? तो नॉर्मल सी बात है कि H2S जो है वो यूनिटलेस है, तो दैट मीन्स KH का यूनिट वही होगा जो प्रेशर का यूनिट होता है। दैट मीन्स यूनिट ऑफ हेनरी कांस्टेंट इज दैट ऑफ प्रेशर। वही प्रेशर का ही यूनिट होगा जो हेनरी लॉ का जो KH का यूनिट होगा वही प्रेशर का यूनिट होगा। दैट मीन्स ये जो क्वेश्चन था वो समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं 2.7। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2.7 देखते हैं। ये भी हेनरी लॉ पे ही बेस्ड है। इसमें क्या कहा गया है कि हेनरी लॉ कांस्टेंट दिया हुआ है CO2 का, कहां पे? वाटर में। दैट मीन्स KH का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। और टेम्परेचर क्या दिया हुआ है? 298 केल्विन। ध्यान रखने वाली बात यह है कि 298 केल्विन पे एट 298 केल्विन जो ग्राम होता है वो इक्वल टू ml होता है। दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे बोल पाएंगे आगे क्वेश्चन पढ़िए। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर। दैट मीन्स ये जो 500 ml बोल रहा है ना, इसको हम लोग बोल सकते हैं वेट ऑफ वाटर जो होगा वो क्या होगा? 500 ग्राम। 500 ग्राम। कब? when packed under 2.5 atm of CO2 pressure at 298 Kelvin। ये जो पार्शियल प्रेशर CO2 का दिया हुआ वो कितना दिया हुआ? 2.5 atm। दैट मींस P CO2 जो दिया हुआ है वो 2.5 atm दिया हुआ है। अब atm को हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेंगे? पास्कल में। चूंकि पूरा यूनिट जो होता है क्वेश्चन के दौरान वो सेम होना चाहिए, तो इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये यूनिट का एक पोर्शन अलग से बना देंगे। ये अभी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये 11th में बताया जाता है कि 1 atm इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। तो हम लोग जब इसको पास्कल में कन्वर्ट करेंगे तो लिख सकते हैं 2.5 इंटू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ये पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हुआ। अब हम लोग यहाँ से क्या मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग को निकालना है मास ऑफ मोल्स ऑफ CO2 है ना, तो उसके हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं। मोल को क्या बोलते हैं? गिवन मास में मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास जो मास ऑफ CO2 निकालना है, जो इसका मॉलिक्यूलर मास होगा उससे डिवाइड कर देंगे, वो मोल निकल जाएगा, तो आसानी से फिर निकल जाएगा। तो हम लोग को यही मास निकालना है CO2 का। तो उसके लिए सबसे पहले मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं CO2 का, जो कि हम लोग को फार्मूला पता है। क्या फार्मूला होता है? PCO2 इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इक्वल टू PCO2 का वैल्यू कितना है? 2.5 इंटू 1.01
0.01 into 10 to the power 5 पास्कल बाय KH का वैल्यू कितना है 1.67 into 10 to the power 8 पास्कल, जिसको कैलकुलेट कीजिएगा पास्कल पास्कल कटेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 जो आएगा वो इसको ये आएगा 10 to the power -3 और इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा लगभग 1.51 into 10 to the power -3। ये क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 जो है वो आया है 1.51 into 10 to the power -3। अब बताइए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होता है, पिछले लेक्चर में हम लोग देख चुके 1। अब ये वैल्यू इतना बहुत ज्यादा 10 to the power -3 में है, दैट मींस कम है, तो अगला जो वैल्यू होगा वो 1 इक्वल होने के लिए वाटर का वैल्यू जो होगा मोल फ्रैक्शन का वो ज्यादा होगा। दैट मींस हम लोग बोल सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 नॉर्मली क्या होना चाहिए मोल्स ऑफ CO2 बाय मोल्स ऑफ CO2 प्लस मोल्स ऑफ H2O, जिसको हम लोग अप्रोक्सीमेट में, चूंकि ये वैल्यू इसके रिस्पेक्ट में बहुत ही कम है, तो लिख सकते हैं मोल्स ऑफ CO2 बाय मोल्स ऑफ H2O। अब बताइए यहां से हम लोग मोल्स ऑफ H2O निकाल लेते हैं, कितना होगा मोल्स ऑफ H2O गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, मोल का यही फॉर्मूला आता है, गिवन मास है कितना 500 ग्राम, चूंकि 298 केल्विन था तो वहां पे ml इक्वल टू ग्राम। अब H2O का मॉलिक्यूलर मास, तो H2O में हाइड्रोजन 11 ऑक्सीजन 816, तो हाइड्रोजन का 2 एटम 2 into 1 प्लस 16 into 1 इक्वल टू 18 ग्राम पर मोल। तो यही सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 27.78 मोल। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये हम लोग इसका मोल आ गया। अब बताइए यहां पे लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2 बाय मोल्स ऑफ H2O। अब हम लोगों को मोल्स ऑफ CO2 निकालना है, क्योंकि मोल्स ऑफ CO2 जैसे ही निकलेंगे तो उसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस वेट आ जाएगा। अब देखिए मोल्स ऑफ CO2 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इनटू मोल्स ऑफ वाटर। मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 कितना है 1.51 into 10 to the power -3 इनटू मोल्स ऑफ वाटर। तो मोल्स ऑफ वाटर कितना निकाले हैं 27.78 मोल। अब हम लोग को ये जो निकला है ये मोल ऑफ CO2 निकल गया। अब बताइए मोल इक्वल टू गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास इक्वल टू क्या बोलेंगे मोल इंटू मोल मॉलिक्यूलर मास, मोल को n से मॉलिक्यूलर मास को m से। अब बताइए मास ऑफ CO2 क्या होगा, तो मोल्स ऑफ CO2 जो निकला है उस वैल्यू को ऊपर में रखेंगे, किससे करेंगे मॉलिक्यूलर मास से। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 निकाल लेते हैं, CO2 कार्बन 6 12 ऑक्सीजन 8 16, तो 12 इंटू एक एटम है 1 प्लस 16 इंटू 2, यही आएगा 44 ग्राम पर मोल, जिस वैल्यू को यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो गिवन मास निकालने के लिए इसको ये जो वैल्यू आया है इससे मल्टीप्लाई करेंगे 44 को मल्टीप्लाई करेंगे, तब जो ये 44 ग्राम पर मोल को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो आएगा यही आएगा वेट ऑफ CO2, जो कि हम लोगों का होगा आंसर। कुछ को थैंक यू। ये था सेकेंड वीडियो। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आगे आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। थैंक यू।